हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, है ना? यह एक अध्याय जो है ना क्लास 10 का जो मैथ है, पहला चैप्टर, इसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। जिसमें हम लोग 1.1 को समझ चुके थे बढ़िया से, है ना? इसमें किसी को कोई डाउट था? नहीं था। 1.2 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और अभाज्य गुणनखंड तुम लोग सबको आता होगा, है ना? क्योंकि 6-7 क्लास से शुरू हो जाता। बचपन में 3-4 क्लास में भी हुआ करता था अभाज्य गुणनखंड, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो भी होगा इसमें है तो तुम लोग बना लेगा आसानी से। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना? देखिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या है? गुणनखंड के रूप में लिखना है। तुम भी देखना, आज तुम अपना मैथ नहीं बनाना, यही बनाना, ठीक है? 1 नंबर में क्या 140 है? क्या है? 140। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग जैसे एलसीएम बनाते हैं ना, वैसे करके भाग देंगे। वहाँ बैठ जाओ, दिखाई देगा बढ़िया से, वहाँ बैठ जाओ। तो अगर हम इसको 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो किससे विभाजित, कितना बार में? 70। फिर अगर हम 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 35। कितना? 35। फिर 5 से लगेगा, 5 से 35। तो इसको कैसे लिखना है? लिखेंगे क्या? 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। या आप यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2 2 बार है ना, तो 2 पर 2 पावर गुना 5 गुना 7। क्या आसान है ना? नहीं है? तो जैसे एलसीएम बनाते थे, सेम वही। एलसीएम में होता है कि यहाँ ज़्यादा अंक रहता है, इसमें एक ही अंक है ना? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? 156। क्या है? 156। अब 156 में अगर हम यहाँ इकाई स्थान पे क्या, हाँ ठीक है, लगा देते हैं। तो जैसे इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो इसको हम 2 से लगा देंगे। 2 7 14, 1 बचा 6, क्या हो जाएगा? 2 8 16, है ना? फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 2 13 दिया 39। अब देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, और लिखेंगे 2 पर 2 पावर गुना 3 गुना 13। ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आसान है ना? इसी तरीका से 3 4 और 5 नंबर में सेम क्वेश्चन है। इसको बना लेगा तुम लोग? छोड़ दे। सिर्फ इसमें क्या है? अंक बड़ा है, तो ये होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है? इसको लिख लो, इसको घर से बना करके लाना है। कल हम सबसे देखेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम बता देंगे। बन जाएगा, बहुत आसान है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इसको घर से बना करके लाना है तीनों को, इसी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड से। ज़्यादा क्यों बोलता है? बन जाएगा ना सबसे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से ही तीनों को बनाना है। क्या बना लेगा सब? तुम लोगों से बन जाएगा ना? चलिए, क्वेश्चन 2 है क्या? पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसका जांच भी कीजिए। 2 संख्या का गुणनफल दिया, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना? तो 2 संख्या दिया हुआ है, आप संख्या को एचसीएफ एलसीएम के रूप में निकालिए। उसके बाद जांच करके बताइए सही है कि नहीं है। संख्या क्या है? 26 और 91। 26 और 91। ध्यान देना थोड़ा सा इधर, यह भी आसान ही है, भारी नहीं है। जैसे 26 का गुणनखंड करेंगे, 26 का क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो 13 दूना 26। आगे 13 किसी से मिलता नहीं, 13 से ही मिलेगा। और ये 1 2 3 4 5 6 तक नहीं लगेगा भाग, 7 से लगेगा। 13 से 91 होता है ना? अब हम लिखेंगे यहाँ 26 का
अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 और फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। HCF जो होता है कुछ भी नहीं मिल रहा है 13 मिल रहा है ना 13, तो HCF हो जाएगा 13। जो दोनों में मिलता है मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम लोग सार्व गुणनखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व। जैसे गुणनखंड करेंगे इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। और अगर यहाँ 3 रहता अंक, तीनों अंक का अगर गुणनखंड सेम रहेगा, सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं वह HCF होगा। देखो 13 इसमें भी मिला इसमें भी मिला, तो HCF क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। अब LCM क्या होगा? जो दोनों में मिला पहले उसको लिख दो। ठीक है, जो दोनों में मिला उसको लिख देना है। और जो सब नहीं मिला, जैसे 2 नहीं मिला 7 नहीं मिला, नहीं ना मिला, तो 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, इसको लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए। 2 सते 14, 14 गुना 13 करेंगे कितना होगा? 182। 100 क्या हो जाएगा? 82। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहता है जांच करने भी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना, तो दो संख्या क्या क्या 26 और 91 है ना। लिखेंगे क्या? दो संख्या का गुणनफल HCF गुना, या नहीं तो आप यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, वह भी सही होगा। यहाँ लिख देना जांच, यहाँ से ही अलग है ऊपर, इस नीचे है। ठीक है। दो संख्या क्या? 26 और 91। 26 और 26 गुना 91। HCF क्या आया? HCF आया 13। HCF क्या आया है? और LCM क्या आया? 100। अब इसको आप गुना कर दीजिए। 26 गुना 91 कीजिए तो 2366 होगा क्या? कितना? 2366। अब इसको गुना करके देख लो, 2366 होता है? अगर होता है दोनों बराबर तो हिसाब सही है, नहीं तो हिसाब सही नहीं है। गुना कर रहा, देखो तुम लोग गुना करके हो जाता है। देखिए क्या है? 182 गुना 13, तो 182 को अगर हम 13 से गुना कर दिए तो 2 दिया 6, 18 दिया क्या हो गया? 54। फिर यहाँ 182, तो 6 6 8 5 13, 2366 हो गया ना। उसी तरह 26 से 91 गुना किया 2366। दोनों अगर बराबर हो गया तो हिसाब सही है, और दोनों बराबर नहीं हुआ तो हिसाब सही नहीं है। क्या बना लेगा इसको भी? इसमें और क्वेश्चन है, बता देगी? छोड़ दें? छोड़ दें? बता देते हैं एक और। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है उसको छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में है क्या? 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 510 तथा 92, यहाँ तक आता है ना। अब 510 और 92 है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो 510 का गुणनखंड सबको आता करने? बात नहीं करना है। ठीक है, अगर बात करना तो बाहर चले जाओ। 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 दूना 4 है, नहीं 11 था, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 1 पे 0 10, तो फिर 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, मतलब 3 से लग जाएगा, क्योंकि जोड़ करके अगर 3 का टेबल से विभाजित हो जाए तो वह क्या होगा? 3 से कटेगा, है ना। 3 से लगाएंगे तो 3 सते 21, और नहीं 3 8 24 लग जाएगा ना। 1 और 5 तो 3 पचे 15, फिर 5 से अगर लगाएंगे तो 17 पचे 85। उसी तरीक़ा से 92, तो 92 को अगर हम यहाँ 2 से लगाते हैं तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23 दूना, नहीं गलती है क्या? 91 कहाँ है? जो होश में है तो अब देखो 23 तो किसी टेबल में मिलता नहीं है,
आप देखो लिखेंगे यहाँ क्या 510 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे 510 का या फैक्टर ऑफ 510। आप देखिए इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर उसी तरीक़ा से 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 23। तो HCF ध्यान दीजिएगा, HCF 2 मिला और कुछ मिलेगा नहीं सर। तो 2 हो गया, उसके बाद और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। LCM जो 2 मिला उसको लिख दीजिए पहले, जो सब नहीं मिल रहा, क्या क्या नहीं मिला, 3 5 17, तो 3 5 17, 2 और 23, 2 और 23। अब गुना कर दीजिए, देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, जो हल्का है उसको गुना कर लो, 30 दुना 60, 60 गुना अगर 23 करते हैं, ठीक है, 60 गुना 23 करते हैं, 6 से कर दो, 3 6 के 18, अब बच गया कितना 1, 6 दुना 12 1 13, 1380 हो जाएगा ना। अब 1380 को गुना कर दीजिए 17 से, 17 से गुना रे कितना होता है, किया है कोई बताइए, 23,460, ठीक है, ये LCM हो गया। क्या हो गया, तो HCF जैसे यहाँ निकाले थे, क्या HCF, हाँ कॉमन जो मिला था, LCM जो नहीं मिला उसको लिखे ना, वही तरीका से यहाँ भी जो दोनों में मिला उसको HCF कर दिए, जो सब नहीं मिला उससे क्या कर दिए, गुना कर दिए HCF को, वो LCM निकल जाएगा। LCM HCF निकालने में किसी को कोई दिक्कत है, तुम लोग भी सिखाना बढ़िया से, कभी कोई अगर पूछ देगा बता देगा ना। चलिए बढ़े आगे, अब जांच करेंगे। जांच कैसे हम लोग करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF महत्तम समापवर्त और LCM लघुत्तम समापवर्त है ना। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी लिखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या है बताइएगा, 510 और 92, 510 गुना 92, HCF क्या है 2, LCM कितना है 23,460। अब गुना करने के बाद गुना किया कोई बताइए, 46,920, यहाँ भी 46,920 होता है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब हिसाब सही है। इसको जांच करवाने का किसी से ज़रूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम खुद से जांच सकता है। कैसे, क्योंकि बराबर हो गया तो हिसाब सही है, बराबर नहीं हो तो हिसाब सही नहीं है। तो अब अगर आपको दो संख्या दे दिया जाए, अब बोलेगा कि HCF LCM निकालो, तो निकाल लेगा ना, जांच भी कर लेगा कि सही है कि गलत है। इससे पहले जो 1 नंबर था उसमें सिर्फ क्या था, सिर्फ गुणनखंड था, सिर्फ क्या था, गुणनखंड, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई LCM बनाया है तो इसको बना लेगा आसान से, भाग बनाया है, भाग जानता है तो इसको भी बना लेगा। और ये 3 को जो क्वेश्चन लिखे थे होमवर्क है, कल सबसे चेक करेंगे, ठीक है, तो उसको बना करके लाना है सबको, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। क्या है, 336। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्या क्या, पहले तो था संख्या क्या 2 था, अब संख्या कितना है 3 है। तो क्वेश्चन है क्या 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 12, 15 और 21। देखिएगा सेम वही मेथड अपनाएंगे, 2 6 के 12 और 2 दिया 6, फिर 3 से 3 बचे 15 और 5 से लगा देंगे। 5 से लगाने का जरूर नहीं, क्योंकि 5 से एक ही बार में 5 कटेगा ही, है ना। 3 सते 21। अब विभाजित
नहीं होगा। अब किसी पहाड़ा में नहीं मिलेगा। 7 या तो सिर्फ 7 से मिलेगा, नहीं तो और किसी में नहीं मिलेगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, 21 का 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद और दूसरा अंक का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। जैसे 15 है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 5। और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुना 7। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर, जो सब में मिलता है। जैसे देखिए 3 इसमें मिला ना, तो 3। और LCM क्या हो जाएगा? जो किसी में नहीं मिलता है। पहले तो जो HCF है उसको लिखिए। 2 2 5 7 नहीं मिला, 2 2 5 और 7, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, 6 सत्ते 42, हाँ 420। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या था? HCF LCM निकालना है, जांच उस करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना बहुत आसान है। जैसे नॉर्मल विधि से हम लोग HCF LCM निकालते हैं ना, उससे भी आसान है। नहीं है, यहाँ दोनों एक साथ निकल जाता है। अगर HCF LCM निकालता अलग अलग थोड़ा और बड़ा करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तुम लोगों को पता था पहले? था, तुमको पता था? चलिए बढ़िया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऐसे करके दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। HCF थोड़ा नीचे लिखना होगा। क्या क्या अंक है? 306 और 657 बराबर 9 दे दिया है ना। तो अभी जो घेर दिया इसको छोड़ दीजिए आप। HCF कितना हो गया? 9। और किसका HCF? तो 306 का और 657 का HCF कितना हो गया? 9। इसमें देखिए पहली संख्या इसको मान लेते हैं, दूसरी संख्या इसको। मानना क्या है? दिया हुआ है तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या क्या है? 657। तो हम लोग को क्या करना है? क्या निकालना है रे? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF गुना LCM एक फॉर्मूला पढ़ा है ना तुम लोग? क्या बात है, बिना मतलब का क्यों हंस रही? वैसे पागल कहेगा लोग, नहीं हंसो, दूसरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। LCM बराबर क्या? अगर देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है ना, LCM के साथ HCF क्या है? गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे तो सब चीज़ बताए थे, आपको याद है? बराबर HCF है ना। तो पहली संख्या क्या हो गया? 306। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या क्या? 600 बटे HCF क्या है? HCF 9 है। यहाँ कटा दीजिए, 9 सत्ते 63 और 2 7 बचा, 9 तिया 27। अब 306 को 73 से गुना करो, कितना होता है? तुम लोग कोई बनाया है? 22,330 होता है ना? इतना है आंसर? 22,338। बोलो, किसी को अभी कोई डाउट है, कोई समस्या है, समझ में नहीं आया? दोबारा बताएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, फिर से सिखाएंगे भी। बताइएगा तब ना। है किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े रे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा क्या? हो सकती है। तो देखो कैसे होगा नहीं होगा जांच करके हमको बताना है। इसका 2-3 तरीका है जांच करने का। एक तो बहुत आसान है, क्या आप इसको गुणनखंड के रूप में सीधा बना सकते हैं। 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? कैसे जानेंगे नहीं होगा या होगा? अगर 0 पे समाप्त होगा तो शांत दशमलव होगा, तब ये ना बोलो नहीं।
जीरो पे समाप्त होगा तो क्या होगा? शांत। तो शांत दशमलव का क्या है फॉर्मूला? अगर गुणनखंड केवल 2 हो तब शांत, केवल 5 हो तब शांत, 2 5 एक साथ होगा तब शांत। यहाँ गुणनखंड अगर 6 का करते हैं 2 गुना 3 आ जाता है, 2 गुना 3, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इसका गुणनखंड 2 गुना 3 है तो यह जीरो पे शांत नहीं होगा, इसका मतलब नहीं हो सकता है। या दूसरा तरीका है, जैसे 6n है ना, तो n का मान ले लो, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, और वह कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या? यह संख्या क्या हो सकता है? जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता। तो लिख देंगे पहले क्या है संख्या? 6n है ना। कहता है यह जीरो पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे माना n बराबर 0, 0 नहीं 1 2 3 4 करके 1 2 3 आदि, ठीक है, आदि मतलब और भी हो सकता है। अब अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, n बराबर 1 लेने पर क्या है? 6n है, क्या है? तो 6n का पावर 1 तो क्या होगा? 6 ही होगा। n अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 6n, तो 6 इस पे पावर अगर 2 देते हैं क्या होगा? 36। n बराबर अगर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? 3, तो 6 पर 3 पावर तो क्या हो जाएगा? पहले तो हिसाब को लिखो, 216 होगा, 6 6 36, 36 6 के 200, क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, कभी 6 आता, 36 आता, 216 आता, फिर आगे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, जीरो पे कभी समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे आता क्वेश्चन क्या था? हाँ, n के किस मान के लिए 6n बराबर 0 पे समाप्त होगा? लिखेंगे 6n बराबर 6n था, हाँ, लिखेंगे कोई भी अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा, उसको हटा दीजिए। कोई भी अंक क्या होगा? शून्य पे समाप्त नहीं होगा। n के किस मान के लिए, प्राकृतिक संख्या n के किस मान के लिए 6n अंक 0 पे समाप्त होगा? लिखेंगे अतः कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसका एक और तरीका देखो, तुम लोग को स्कूल में या और कहीं कोई और टीचर के पास पढ़ेगा, हो सकता है तुमको ऐसे करके बताएं। जैसे बहुत आसान तरीका, 6n है ना, इसका अगर गुणनखंड करें तो 2 दिया 6n। अब इसका क्या हुआ? 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, तो लिखेंगे कोई भी अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव होता तो सिर्फ गुणनखंड क्या होता? 2 रहता, नहीं तो 2 5 एक साथ रहता, नहीं तो सिर्फ क्या होता? 5 होता। लिखेंगे कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड 2 और 3 है, क्योंकि गुणनखंड क्या है? 2 और 3। क्या क्या रहता? सिर्फ 2 रहता तब हो जाता, सिर्फ 5 रहता तो हो जाता, 2 5 एक साथ रहता तो होता, ठीक है, समझा? तो बनाना तुम लोग ऐसे ही, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? 6। अच्छा, पूछ रहा है क्या भाज्य है कि नहीं है तो क्यों है? हम लोग भाज्य भाज्य संख्या को जानते हैं ना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसा संख्या जो 1 से स्वयं से विभाजित होने के अलावा अन्य अंकों से भी विभाजित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। या बोल सकते हैं कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। क्या कहलाता हुआ? भाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य। और वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से, मतलब 1 से और खुद से विभाजित हो, जैसे 7 में अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 7 1 से भाग लगेगा, पूरा कटेगा, नहीं तो किससे लगेगा? 7 से लगेगा, और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाएगा? बोलो? अभाज्य।
और वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, क्योंकि एक से लगेगा और खुद से लगेगा 2 ही गुणनखंड हुआ नहीं, तो वह क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो यहाँ आपसे पूछता है कि आप भाज्य है कि नहीं है, ठीक है, और है तो क्यों है तो क्यों है। तो हिसाब में क्या है? 7, 11, 13 और 13। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। 7, 11, 13 और 13 प्लस 13 है ना, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 5, अच्छा 2 गुना 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या तो देख लेंगे, अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड है तो भाज्य है, अगर 2 ही गुणनखंड होगा तो लिख देंगे अभाज्य है। भाज्य नहीं है तो चेक करते हैं कि क्या है। पहले इसको बनाइए। इसमें हम देखिए यहाँ से ही अलग है, यहाँ से अलग है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 11, 13 तो कॉमन ले ही लिया, और यहाँ 13 बाहर निकल गया तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा ना, नहीं होगा 1। अब अगर हम 13 लिखते हैं, 11 7 77 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 78। क्या होगा? 78। अब यहाँ रखने दीजिए 13। अब 78 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो अभी तुरंत बताए थे, जैसे एलसीएम देके बनाते हैं। जैसे यहाँ 78 लिखे तो 2 से अगर भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 13 तिया 39, तो 2 गुना 3 गुना 13। तो देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका आ गया ना, 78 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड आया, तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। आप बोलेगा क्यों है भाज्य? तो क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। और हम लोग अभी परिभाषा क्या पढ़े थे कि वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो समझ गया ना भाज्य क्यों है। दूसरा को भी ऐसे ही चेक करेंगे। इसमें देखिए कुछ भी कॉमन मिलता है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। 5 को कॉमन लीजिए आप, ठीक है, तो क्या होगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है, और हाँ प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि 5 को सबसे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, होगा ना। जैसे यहाँ कॉमन ले 13 गुना 1 तो 13, 13 गुना इतना तो इतना हो जाएगा ना, कॉमन ऐसे ही लेते हैं। अब देखिए 5 गुना करिए सबको, 7 जिधर से हल्का लग रहा है तुम लोग वैसे करो। 4 तिया 12 और यहाँ 6 दूना 12, तो 12 गुना 12 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 नहीं होता है। बच गया कितना? 7 से गुना कर दीजिए। 7 चौके 28, बचा 2, 14 7 98 या 2 100 होगा ना, सही है ना गुना। गलत भी हो सकता है, इसलिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए। 7 चौक 28, 14 7 98 2 100, ठीक है। अब प्लस 1 यहाँ हम लिख देंगे क्या? 108 नहीं 1008 प्लस 1, अब 5, फिर यहाँ 1008 है ना 9, क्या हो जाएगा? 1009। अब ये किससे विभाजित होगा? गुणनखंड निकालने आता है ना, अभी हम गुणनखंड निकालने सिखाए थे, तो थोड़ा सा टफ है। जैसे ये आसान था तुरंत निकल गया, ये थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। तो इसको आप गुणनखंड निकालिएगा किसका? 109 का, ठीक है। आप देखिएगा इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 से ज़्यादा निकलेगा, 2 से ज़्यादा निकलेगा। और जैसे 2 से ज़्यादा निकला गुणनखंड तो क्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ हम लोग बनाए ना, अभी 2 से ज़्यादा हो गया, उसी तरीका से यहाँ लिखना 5, इसका गुणनखंड निकाल लेना। निकाल लेगा ना? बोलो नहीं, नहीं निकाल पाएगा तो हम निकाल देंगे, अगर निकाल लेगा तो छोड़ देते हैं। गुणनखंड निकालिएगा इसका इस मेथड से, ठीक है, ऐसे करके गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएगा, लिखेंगे यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है। क्योंकि क्यों है भाज्य?
सभी का, दो है ना, दोनों का, सभी का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ लिख देते हैं 2 से अधिक गुणनखंड। तो वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह क्या होता है, भाज्य होता है। 2 से अधिक गुणनखंड है। बोलिए किसी को कोई डाउट? इसको उतारना नहीं है, ये समझ जाएगा गुणनखंड। कल हिसाब हम सबका कॉपी में चेक करेंगे, पूरा होना चाहिए बना हुआ, ठीक है। और इधर भी क्या बोला तो, कुछ बोला क्या? ऐसे ही बनाई थी, कुछ बोल रही थी अभी। अच्छा यह संख्या, अच्छा यह संख्या भाज्य है, यहाँ लिखेंगे क्या? छूट गया था, धन्यवाद बताने के लिए, बताना चाहिए था। हाँ सर थी, तो गलती होता है कि, तो समझ गए ना कि कैसे भाज्य है और कैसे अभाज्य है। क्यों अभाज्य है और क्यों भाज्य है? क्योंकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड निकला, यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड निकला, तो यह संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। अगर नहीं निकलता तो क्या लिखिए? यह संख्या अभाज्य है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रिपीट होता है बहुत बार एग्जाम में। यहाँ क्या लिखा हुआ? किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक क्या वृत्ताकार पथ है, उसको ये कर दो ना, लगा दो पूरा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया तो एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगा? तो क्या करेंगे? इस प्रकार का हिसाब में एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? या आपको पूछेगा, बोलेगा क्या मंदिर का 3 घंटे 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट के अंतराल पे बजती है, ठीक है। तीनों को एक साथ एक ही समय से बजाना शुरू किए तो पुनः एक साथ कब बजेगा? तो क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 3 गो 4 गो 5 गो का समय दिया हुआ रहे और एक साथ पूछेगा पुनः शुरू कहाँ से होगा, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तुम संतोष पागल है क्या रे? हंसता है बैठे बैठे। अभिषेक को बोल रहे हैं, वैसे नहीं करना है, डिस्टर्ब हम भी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। रवि को लगा समय, रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। कितना मिनट? 12 के 18 मिनट है रे। सोनिया को 18 मिनट, रवि को कितना मिनट? 12 मिनट लगता है ना। और लिखेंगे क्या? रवि सोनिया को लगा समय 18 मिनट। तो एक ही जगह से चलना शुरू करता है और पुनः कब एक ही जगह पे मिलेगा? लिखेंगे क्या? पुनः एक साथ मिलने का समय, एक साथ मिलने का समय। तो 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकाल दीजिए। नॉर्मल हम लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9। इसका एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 मिनट। कितना मिनट? 36 मिनट बाद लिखेंगे, नीचे लिख देना आता है रवि और सोनिया पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेगी, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सबको समझ में भी आया होगा, आया ना? ठीक है। इसमें जो जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन लिख के दिए हैं उसको आप क्या कीजिएगा? बना करके लाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग कल देखेंगे।